गाज़ा में जारी दिलखराश सूरत हाल के तनाजुर में गुज़िश्ता दिनों इसराइल ने दमिश्क पर हमला करके ईरान के 7 के करीब अहलकारों को शहीद किया। अब ये एंटिसिपेट किया जा रहा था डिफरेंट ममालिक की तरफ से, अमेरिका भी मतनबे कर रहा था कि ईरान इस बात का ज़रूर बदला लेगा। और फिर अभी हमने देखा कि ईरान ने इसराइल पर 300 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स दागे। ये कदम एक दफाई कदम है और अक़वाम मुत्तहिदा के मरतब करदा असूलों के ऐन मुताबिक है। ये तो होगी एक बात। अब कि जितने भी 300 के करीब मिसाइल और ड्रोन्स दागे में, उनमें से चंद एका दुक्का को छोड़कर कोई भी मिसाइल इसराइल की टेरिटरी में दाखिल नहीं हो पाया। इसराइली डिफेंस फोर्सेस के मुताबिक तकरीबन 7 के करीब मिसाइल इसराइल की टेरिटरी में दाखिल हो पाए हैं और उन्होंने बिल्कुल नॉमिनल सा नुकसान पहुंचाया है। We have intercepted the vast majority of incoming missiles by Israeli systems. So far, we have intercepted and are continuing to intercept dozens of attack drones as well as cruise missiles and ballistic missiles outside of Israel's border. A number of Iranian missiles fell inside Israeli territory, causing minor damage to a military base with no casualties. अब ये सूरत हाल तो ऐसे नज़र आती है कि इसराइल एक नाकाबिल तस्खीर मुल्क नज़र आ रहा है। इसराइल डिफेंस ने अपने लिए एक लार्ज सिस्टम, एक शील्ड बना ली है जिसको वो डेविड स्लिंग कहते हैं, और इसके 2 फर्दर कंपोनेंट्स हैं, एरो एरियल और आयरन डोम। अब आयरन डोम तो एक लेयर है जो कि रॉकेट्स का मुकाबला करते हैं, जो कि नेबरिंग कंट्री से रॉकेट्स फायर किए जाते हैं, वो उनको रोकते हैं कि वो इसराइल की हदूद में दाखिल ना हो पाएँ। अभी ये जो 300 मिसाइल्स को रोकने के सिलसिले में इसराइल ने एरो एरियल सिस्टम को यूटिलाइज़ किया है, जो कि तेज़ रफ्तार मिसाइलों और दूर से दूर से फायर किए गए मिसाइलों को इंटरसेप्ट करते हैं और उनको हवा में ही तबाह कर देते हैं। हमें ये समझना होगा, हमें रिसर्च, टेक्नोलॉजी और अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी होगी। हमें वही सारे के सारे इक़दामात करने पड़ेंगे कि जो सारे के सारे इक़दामात इसराइल ने किए हैं। आज अगर अमेरिका, फ्रांस, बरतानिया और दूसरे नेटो ममालिक इसराइल की पुश्त पर खड़े हैं, तो वही स्ट्रेटजी अपनाकर हम लोग भी इन ममालिक को अपनी पुश्त पर खड़ा कर सकते हैं। अब हम इसको एक तीसरी जहत से भी देख लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए इसमें से क्या सूरत हाल निकल कर सामने आएगी। ईरान के साथ हमारा गैस पाइपलाइन का सिलसिला चल रहा था कि ईरान से हम गैस पाइपलाइन को बिछाएंगे और पाकिस्तान की एनर्जी की ज़रूरियात को पूरा करेंगे। और डेफिनेटली ये भी शनीद किया जा रहा था कि वो ईरान से मिलने वाली गैस सस्ती होगी और उससे हमें इंडस्ट्री हमारी चलेगी और हम मटेरियल हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो हमारी रिड्यूस होगी और हमारी एक्सपोर्ट बढ़ेगी। अमेरिका इस सिलसिले में पहले ही मतनबे पाकिस्तान को कर चुका है कि ये गैस पाइपलाइन पे उनकी रिजर्वेशन है। जो मैं सूरत हाल को रीड कर रहा हूँ, अब मुझे ये लगता है कि अगर अमेरिका के तियारे इस वक्त इसराइल को डिफेंड करने के लिए इसराइल की फ़ज़ाओं पे उड़ रहे हैं ईरान का मुकाबला करने के लिए, तो मुझे ये लगता है कि अब अमेरिका कैसे अलाउ करेगा कि वो इस पाइपलाइन को चलने दे। ये बात मैं पहले भी अपने वीलॉग्स में इस बात के ऊपर एम्फसाइज़ कर चुका हूँ कि हमारे पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हमारी पाकिस्तान आर्मी है। इस वक्त अगर आप दुनिया में देखें, 2 ही ममालिक हैं कि जब उनकी सरहदों के ऊपर कोई हमला आवर होता है तो वो उसके ऊपर रिटेलिएट करते हैं। नंबर 1 अभी हमने मिसाल देखी ईरान की, और दूसरे नंबर के ऊपर पाकिस्तान की। अभी गुज़िश्ता दिनों हमने देखा कि अफ़गानिस्तान से टेररिस्ट उठकर पाकिस्तान पर हमलावर हुए तो पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, और इसी किस्म की एक छोटी सी फ़ाइट ईरान और पाकिस्तान के दरमियान भी हुई। जब ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया तो पाकिस्तान ने भी उस सिलसिले में ईरान पर हमला किया। इसी किस्म का वाक़या भारत ने भी पाकिस्तान के साथ किया था। जब भारत के जहाज़ उड़कर पाकिस्तान पर हमलावर हुए थे तो हमारी डिफेंस फोर्सेस ने भी उसी तरीके से
जहाज़ को गिराया था, इंडियन जहाज़ को गिराया था, तो ये हमारी कैपेबिलिटीज़ हैं। वी आर नॉट फार अवे फ्रॉम व्हाट इसराइल हैज़ अचीव्ड। हमारे पास हम थोड़ा सा मामलात को लेकर चलें, दानिशमंदी से चलें, तो हम इंशाअल्लाह ताला हम अपने पाँव पर खड़ा हो जाएंगे और हम दुनिया में वो मकाम हासिल करेंगे कि कोई भी हमारी तरफ मैली आंख करके नहीं देखेगा और दुनिया को पाकिस्तान का एक खौफ होगा कि पाकिस्तान एक अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुल्क है, उसके पास ऐसी स्ट्रॉन्ग आर्मी है कि जिसको हमें मजबूत करना है। इसके साथ साथ जब मैं आर्मी की मजबूती की बात कर रहा हूँ तो मैं आर्मी से भी अपील करता हूँ कि आप सियासी रोल से बाहर निकलें आहिस्ता आहिस्ता और लोगों के अंदर अपने वक़ार को बहाल करें और हर वो कदम उठाएं जिससे आपका आवाम के साथ कनेक्शन री इस्टेब्लिश हो। और अगर आवाम ये चाहती है कि सियासत से भी निकलें और अगर ये भी चाहती है कि जो बिजनेसेस हैं उस पर भी डिस्कशन कर लें या आप लोगों को कायल कर लें। मेरी इसके साथ साथ आवाम से भी अपील है कि हर चीज़ के अंदर फ़ौज को ब्लेम ना करें कि फ़ौज ये कर रही है, आप अपनी इंट्रोस्पेक्शन करें। हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सी इन्हतात पजीरी है, हम शख्सियत परस्ती का शिकार हो चुके हैं। हम शख्सियत को पहले रखते हैं, फैक्ट्स को बाद में रखते हैं, दानिशमंदी को बाद में रखते हैं। हमने अपनी दानिशमंदी का पैमाना शख्सियत के साथ जोड़ा हुआ है। हमें इस सूरत हाल से निकलना होगा। डेवलपमेंट को एजेंडा बनाएं, रिसर्च को एजेंडा बनाएं, मुआशी तरक्की को एजेंडा बनाएं और अपनी फ़ौज, अपनी पुलिस, अपनी डिफेंस, अपनी एजेंसीज सबको मजबूत करें और इंशाअल्लाह ताला हम सब मिलकर पाकिस्तान को मजबूत बनाएंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर रहे और हमारी किसी मुल्क के ख़िलाफ़ किसी किस्म का कोई एजेंडा नहीं है। हम सिर्फ अपने दिफा की बात कर रहे हैं कि हमने इतना ही मजबूत अपना दिफा बनाना है जितना अभी हमने इसराइल का मजबूत दिफा देखा है। जज़ाकल्लाह।